मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। गांव रतनपुर की शामें जितनी शांत होते थे, उनकी रातें उतनी ही गहरी और रहस्यमयी। गांव के बीचों बीच बनी पुरानी चौपाल सिर्फ दिन में ताश के पत्तों और बूढ़ों की गपशप का अड्डा नहीं थे, वो इस पूरे गांव का दिल थे। और उसी चौपाल के ठीक कोने में खड़ा था एक पुराना लोहे का जंग लगा हैंड पंप। कहते हैं उस नली का पानी पूरे गांव में सबसे मीठा और बर्फ जैसा ठंडा था। दिन ढलते ही गांव वाले बाल्टियां और मटके लेकर वहां कतार लगाते हैं, पर जैसे ही रात का अंधेरा गाढ़ा होता, चौपाल पूरी तरह वीरान हो जाती। इसी गांव में एक सीधा साधा लड़का था, नमन शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। सुबह गया वो अक्सर रात को 10 से 10:30 बजे के बीच ही घर लौटता पाता। थका हारा धूल से सना नमन जब रात को घर पहुंचता तो माँ चूल्हे पर गर्म रोटियां सेक रही होती। नमन की एक पक्की आदत थी, उसे खाना खाते वक्त बोतल का रखा बासी पानी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हर हाल में खाने की थाली बैठने से ठीक पहले चौपाल वाले नल का बिल्कुल ताज़ा और बर्फ जैसा ठंडा पानी चाहिए होता था। उस रात भी घड़ी में 11 बज रहे थे। दूर दूर तक रास्ते पर कोई नहीं था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। केवल झींगरों की चींची और दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रहे थे। नमन हाथ में स्टील का जग लिए घर से निकला और चौपाल की ओर बढ़ने लगा। चौपाल के पास लगा बरगद का पेड़ हवा में अपनी लंबी दाढ़ी जैसे जड़ों को हिला रहा था, जिससे अजीब सी सरसराहट पैदा होती रही। पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में नमन ने देखा हैंडपंप के पास कोई झुका खड़ा है। हैंडपंप चलने की धीमी भारी आवाज़ आ रही थी। नमन थोड़ा ठिठका। उसने सोचा कि इतनी देर रात को पानी भरने कौन आया होगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, रोशनी में उस शख्स का धुंधला चेहरा साफ हुआ। मैले सूती कुर्ते में लिपटी एक दुबली पतली काया, सिर पर आधा अंगोछा लपेटे हुए, और वो कोई और नहीं, गांव के बिरजू काका थे। बिरजू काका गांव के सबसे गरीब और अकेले इंसान थे, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थे। वो पूरा जीवन चौपाल पर ही लोगों की मदद करते हुए बिताया करते थे। नमन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, काका, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने ठंड में पानी भर रहे हैं? बिरजू काका ने हैंडपंप पर हत्था चलाने बंद नहीं किया। उन्होंने धीरे से अपना मुंह नमन की ओर मोड़ा। उनकी आंखें अजीब सी पथराई हुई और सूनी थी। उन्होंने एक बहुत ही धीमी घरघराती हुई आवाज़ में कहा, बेटा नमन, भूख प्यास तो सांसें छोड़ने के बाद भी चैन नहीं लेने देती। आज 5 दिन हो गए, किसी ने थोड़ा पानी तक नहीं दिया। ये सुनते ही नमन के शरीर में सरसराहट की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके कदम जहाँ थे वहीं जम गए। हाथ से स्टील का जग छूटकर पत्थरों पर जा गिरा और जोर की आवाज़ हुई। नमन का दिमाग तेजी से पीछे घूमा। सच याद आते ही रोंगटे खड़े हो गए। ठीक 5 दिन पहले बिरजू काका अपनी फूस की झोपड़ी में अकेले ही शांत हो गए थे। नमन खुद अपनी आंखों से उनकी अर्थी को शमशान घाट तक लेकर गया था और उनसे खुद अपने हाथों से उनकी राख को ठंडी होते देखा था। अगर बिरजू काका मरे 5 दिन हो गए तो नमन के ठीक सामने खड़ा होकर हैंडपंप ये कौन चला रहा है? नमन का पूरा शरीर जैसे कांपने लगा। माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें छलक आई। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जैसे ज़मीन में कीलों से ठोक दिए गए हों। तभी बिरजू काका का रूप बदलने लगा। उनकी आंखें धीरे धीरे अंदर जाने लगीं और उनमें से काला खून रिसने लगा। उनके सांवले चेहरे की त्वचा सड़कर फटने लगी।
बिरजू काका ने अपना कांपता हुआ एकदम ठंडा और सूखा हाथ आगे बढ़ाकर नमन की कलाई पकड़ ली। वो इंसान की पकड़ नहीं थे, वो सीधे मौत की जकड़ थे। ऐसा लगा जैसे नमन के जिस्म की सारी गर्माहट और खून को निचोड़ लिया गया हो। काका मुझे जाने दो। नमन बिलखते हुए रो पड़ा। उसकी आवाज़ गले में ही घुट रहे थे। बिरजू काका का प्रेत नमन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुका था। नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उनके सांसों से शमशान की जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रहे थे। गांव वालों ने मुझे जीते जी बुला दिया नमन, प्रेत चीखा और उसकी आवाज चौपाल के बरगद के पेड़ से टकराकर गूंजने लगी। मैं 3 दिन तक झोपड़ी में पानी के लिए तड़पता रहा, पर कोई नहीं आया। जब मरा तो बस राख बनाकर छोड़ दिया। किसी ने मेरी आत्मा की शांति के लिए पानी का एक घूंट तक अर्पण नहीं किया। रोते हुए हाथ जोड़ा। काका, अब आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपके लिए सब करूंगा, मुझे छोड़ दो काका। बिरजू काका का भयानक रूप देखकर नमन की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन तभी नमन की नज़र उस हैंडपंप पर पड़ी जिसे बिरजू काका चला रहे थे। हैंडपंप से अब पानी नहीं निकल रहा था। हैंडपंप के मुंह से गाढ़ा बदबूदार गाढ़ा लाल खून बह रहा था। वो खून नाली से होता हुआ सीधे चौपाल की उस जमीन में समा रहा था जहां गांव के लोगों की तस्वीरें उकेरी गई थी। बिरजू काका की रूह ने एक भयानक खौफनाक हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे चौपाल के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे और बरगद के पंछी चीखते हुए उड़ गए। अब इस नली से पानी नहीं, बदला बहेगा। बिरजू काका की आवाज़ अब कोई इंसान की नहीं बल्कि सैकड़ों भटकी हुई चीखों का भयानक शोर बन चुके थे। उन्होंने नमन को जोर से झटका दिया। नमन पत्थरों पर जा गिरा। उसका सिर नल के लोहे से टकराया और उसमें से खून बहने लगा। धुंधली होती आंखों से नमन ने देखा कि बिरजू काका का प्रेत धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। उनके शरीर के चीथड़े हवा में लहराने लगे। बिरजू काका ने नल की हत्थी को आखिरी बार जोर से नीचे दबाया। पूरा हैंडपंप उखड़कर जमीन से बाहर आने लगा। जमीन के नीचे से एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे जमीन फट रही हो। जमीन के नीचे से अनगिनत सूखे कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। वो केवल बिरजू काका नहीं थे, उन सभी भूखे प्यासे मृतकों की आत्मा थे जिन्हें गांव वालों ने लावारिस छोड़ दिया था। नमन बदहवास हालत में घसीटते हुए पीछे हटने लगा। बिरजू काका की रूह सीधे नमन की आंखों में घूरते हुए फुसफुसाई, जा नमन, आज रात अपनी माँ से कह दे रतनपुर का पानी अब हमेशा के लिए लाल हो चुका है और जो भी रात 11 बजे पर इस नल पर आएगा वो कभी वापस लौट कर खाना नहीं खाएगा। एक जोरदार धमाके के साथ चौपाल की पीली लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधकार छा गया। अगली सुबह जब गांव वाले चौपाल पहुंचे तो नमन नल के पास बेहोश पड़ा था। उसके बाल डर के मारे रातों रात सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आंखों में हमेशा के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला खौफ जम चुका था। हैंडपंप उखड़ा हुआ था और उसके नीचे से आ रही सड़ांध इतनी तेज थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नमन तो बच गया, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सका। वो अब दिन हो या रात पानी की एक बूंद को भी छूने से थर थर कांपता है। और रतनपुर गांव में आज भी रात के ठीक 11 बजते ही चौपाल के उस टूटे हुए नल से किचकिच की आवाज़ आती है, जैसे आज भी कोई प्यासी रूह वहाँ पानी की तलाश कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ।